हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा माल्थस तथा मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर ये आज पढ़ने के प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के माध्यम से कि इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मानव जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके द्वारा इसके माध्यम से जो खनिज संसाधन वगैरह हैं उन पर इनका कैसे प्रभाव पड़ता है और संसाधनों का मानव जनसंख्या पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वाइस वर्सा सिचुएशन होंगी। तो इन सिचुएशन में हम माल्थस और मार्क्स के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माल्थस के बारे में। माल्थस की ये पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी, पीजीटी। ठीक है, माल्थस पीजीटी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली माल्थस थे कौन, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड होगा, इनका जो जिस चीज़ से संबंध होगा, उसका प्रभाव सीधे तौर पे इनके सिद्धांतों पे देखने को मिलेगा हमें। तो हम ये जानते हैं कि जो माल्थस थे, माल्थस ये मानवतावादी अर्थशास्त्री थे। ठीक, ये क्या थे? मानवतावादी अर्थशास्त्री। ठीक, अब मानवतावादी अर्थशास्त्री का मतलब क्या पर है? यहाँ पर दो चीज़ें हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मानवतावादी है यानी कि ये मानव सभ्यता पर, मानव विकास पे इनका विचार होगा। अर्थशास्त्री थे यानी कि इनके विचार में पूंजीवादी प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए अपना सिद्धांत को स्पष्ट किया था। इनका जो सिद्धांत है वो है बिटवीन जनसंख्या एंड संसाधन। इन दोनों के आपस में कोरिलेट करके, इनके अंतर संबंधों को स्पष्ट करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनका सिद्धांत प्राकृतिक नियम पर आधारित था। इसके बारे में अच्छा चर्चा भी करेंगे जब जो इनकी हम मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि ये प्राकृतिक नियम का मतलब क्या था इनके सिद्धांत में। और चूँकि मानवतावादी थे तो वही मानव कल्याण के बारे में बात करेंगे ये। ठीक है, ये मानव कल्याण की बात करेंगे। मानव कल्याण पर संसाधनों का प्रभाव कैसा होता है, किस प्रकार प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव जो भी होंगे वो सबकी चर्चा हम अभी आगे के टॉपिक्स में करेंगे। इसी टॉपिक में हम इनकी मान्यताओं की बात कर लेते हैं। ठीक, ये उनकी भूमिका थी सिद्धांत की। मान्यताओं की बात करते हैं तो कोई भी सिद्धांत, कोई भी जब विचारक या भूगोलवेत्ता और शास्त्री अपने सिद्धांत देगा तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको आधार बना के ही वो अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने अपनी मान्यताओं में बताया कि इनकी मान्यताएं क्या थी कि जो लैंगिक आकर्षण होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बोलचाल में अपोजिट अट्रैक्ट्स, लाइक दिस, कि जो इनका लैंगिक आकर्षण होता है, इसको इन्होंने एक प्राकृतिक सत्य बोला कि हार्मोन सब में होते हैं। हार्मोन सबके एक टाइम के बाद एक्टिवेट होंगे, क्रिया करेंगे, तो लैंगिक आकर्षण होना एक सामान्य सी बात है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक सत्य भी है। ठीक, लैंगिक आकर्षण की बात किया इन्होंने, और जिसका प्रभाव इन्होंने बताया कि इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कम उम्र में शादी विवाह। ठीक है, जिसका प्रभाव क्या दिखा हमें? कम उम्र में विवाह होना। ठीक है, और कम उम्र में अब इनकी मान्यताएं हैं, बाकी हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं कि कम उम्र में विवाह के नुकसान क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। लैंगिक आकर्षण मतलब ठीक है, इन्होंने बोला कि ये प्राकृतिक सत्य है, इसको उन्होंने प्राकृतिक सत्य का नाम दे दिया।
कम उम्र में विवाह का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ लैंगिक आकर्षण की वजह से लैंगिक आकर्षण तो है, लेकिन उन्हें समाज की समझ नहीं है, उन्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, तो जन्म दर वगैरह बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस कम उम्र में विवाह का जो रिजल्ट होता है वो हम अपने समाज में भी देखते हैं। इनकी जो दूसरी मान्यता थी वो ये थे कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं। इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो इस धरा पे सीमित हैं, तो उनके प्रयोग को भी उसी आधार पे किया जाना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। इन्होंने ये बताया कि इसी तरह जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, वैसे ही कि जो मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है जो मानव की, मतलब कि वो असीमित है। जो मानव द्वारा पैदा करने की क्षमता, इसको उन्होंने असीमित बताया। ठीक। फिर इन्होंने बताया कि जो जीवन स्तर है हमारा जीवन स्तर जो है यह संसाधनों से सीधे तौर प्रभावित होता है कि हमारे जीवन में का स्तर कैसा होगा। जीवन स्तर का सीधे तौर प्रभावित होता है संसाधनों से, संसाधनों की मात्रा से, संसाधनों के उपयोग से। इस प्रकार इन्होंने क्या बताया, जैसे मानव द्वारा बच्चे पैदा करने की क्षमता असीमित है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो उनकी मान्यताएं भी हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि की क्षमता है वो खाद्यान्न पदार्थों में उत्पादन की क्षमता से अधिक है, क्योंकि ये सीमित है लेकिन ये असीमित है। इसलिए जो बच्चे पैदा या करने की क्षमता या जनसंख्या वृद्धि जो है की क्षमता, जनसंख्या वृद्धि की क्षमता जो है वो संसाधनों की क्षमता से अधिक है। ठीक, ये इनकी कुछ मान्यताएं थी जिसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अब इन सिद्धांतों का वर्णन हम करेंगे और उस सिद्धांतों इनके मान्यताओं का हम वर्णन करेंगे और इस वर्णन के आधार पर इनके सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हम इनके अभी वर्णन को देख लेते हैं। इनके मान्यताओं के द्वारा इन्होंने जो अपने मान्यताओं का वर्णन किया और उस वर्णन के माध्यम से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने ये बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये एक ज्यामितीय दर से होती है, जबकि जो उत्पादन में वृद्धि है ये अंकगणितीय वृद्धि होती है। अब यहाँ पे ज्यामितीय वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि के बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जनसंख्या वृद्धि, इसको उन्होंने बताया कि ये एक ज्यामितीय वृद्धि है। ज्यामितीय वृद्धि का यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि एक है, एक का दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जो संसाधन है, ठीक है, खाद्यान्न है या उनका उत्पादन है, जो खाद्यान्न का उत्पादन संसाधनों का, जो इसमें उत्पादन वृद्धि है ये अंकगणितीय वृद्धि है। अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय है। इसका मतलब क्या है, वन एक है, एक के बाद दो होगा, दो से तीन होगा, तीन से चार होगा, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। ये ज्यामिति है, उछलते कुत्ते हुए थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। ठीक है, तो इनका पहला वर्णन क्या था कि जनसंख्या वृद्धि जो है ज्यामितीय वृद्धि है, उत्पादन में जो है अंकगणितीय वृद्धि होती है। इस प्रकार इन्होंने ये बोलकर ये समझाने का प्रयास किया कि एक समय के बाद ऐसा आएगा कि कुछ ऐसा
उत्पादन, ये उत्पादन क्या था इनका, अंगड़ती था, सॉरी अंगड़ती था ना, तो ये तो ऐसे ही आएगा। उत्पादन हो इसको उत्पादन हम बोल सकते हैं, इसको हम खाद्यान्न बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि पहले कम होगी, ठीक है, जनसंख्या पहले कम रही होगी, क्योंकि ठीक है, एक पहले स्टार्ट इन्होंने किस तरह समझाने का प्रयास किया इसको, कि एक टाइम ऐसा होगा, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1, 2, 3, कि जब जनसंख्या जो है उत्पादन यानी कि खनिज संसाधनों से कम थी, खाद्यान्न से कम थी, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर एक समय आएगा जब उत्पादन और जनसंख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ ऐसा चलेगा। फिर एक समय आएगा कि उत्पादन जो है कम हो जाएगी, जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से थी, तो ठीक है, ये ऐसे हुआ, बराबर में हम आएंगे और उसके बाद हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसे शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहे हैं कि जो हम पहले चर्चा करेंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ रहा होगा कि जनसंख्या हमारे पास कम थी, संसाधन हमारे पास ज़्यादा थे। फिर एक हमारे पास समय आएगा कि जनसंख्या और उत्पादन या संसाधन दोनों बराबर हो चुके थे, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे जनसंख्या में होने वाली ज्यामितीय वृद्धि से एक समय के बाद जनसंख्या उत्पादन से बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। इसलिए इन्होंने बताया, इन्होंने अपने सिद्धांत की या अपनी मान्यताओं का वर्णन करते हुए इन्होंने यह बोला कि जो जनसंख्या का मतलब कि संसाधनों के उपयोग और उसके उत्पादन और भंडारण का जो अधिकार है वो पूंजीवादियों को दे देना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके उपयोग और उत्पादन। इन्होंने क्या बोला कि जो संसाधन है, ठीक है, संसाधनों के उपयोग और उत्पादन का अधिकार पूंजीवादियों के पास होना चाहिए। इससे होगा क्या कि पूंजीवादी एक तो अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उसका मतलब कि वितरण भी डिमांड के आधार पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पूंजीवादी क्या करेंगे, पूंजीवादी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जन्म दर में ये कमी लाएंगे, ठीक है, ऐसा इनका विचार था पूंजीवादियों को लेकर। इसी क्रम में मतलब कि खाद्यान्न को या उत्पादन को बढ़ाने और जनसंख्या को कम करने में के संबंध में इन्होंने 2 तरीके के उपाय बताए थे। पहला था सकारात्मक अवरोध, कि सकारात्मक अवरोध के माध्यम से हम जनसंख्या में कमी ला सकते हैं। दूसरा था निवारक उपाय। तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि सकारात्मक अवरोध और निवारक उपाय के माध्यम से इन्होंने किस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सकारात्मक अवरोध सकारात्मक अवरोध के बारे में इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चेक्स। सकारात्मक अवरोध के माध्यम से इन्होंने यह बताया कि किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध और बीमारी, महामारी, संक्रमित रोग, इनके माध्यम से जो जनसंख्या में कमी होगी अचानक से, इसको इन्होंने सकारात्मक अवरोध की संज्ञा दी। इस प्रकार जो जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र विशेष की, वैश्विक समाज की, वो उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक। दूसरा इन्होंने बताने का प्रयास किया निवारक उपाय के माध्यम से। निवारक उपाय के माध्यम से क्या था कि जो मानव जनसंख्या में कमी है वो मानव खुद ही चाह कर सकता है, यानी कि उसका एक ये
मतलब खुद की सोच होनी चाहिए, एक मानव समाज की सोच होनी चाहिए कि वो अपना मतलब कि वैवाहिक जीवन देरी से प्रारंभ करे, हो सके तो कुछ हद तक कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, वगैरह वगैरह तरीक़ों के माध्यम से जनसंख्या में कमी लाई जा सकती है। ठीक, लेकिन अपने इन उपायों में इन्होंने सकारात्मक अवरोध को अधिक तवज्जो दिया, अधिक महत्व दिया, जिसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना काफ़ी हद तक हुई, मतलब दूसरे विचारकों द्वारा, भूगोलवेत्ताओं द्वारा। ठीक है, तो हम इनकी अभी आलोचना के बारे में देख लेते हैं। अब इनकी आलोचना के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय स्तर पे हो रही है, जबकि जो उत्पादन में वृद्धि है वो अंगणितीय स्तर पे हो रही है। ठीक है, तो कुछ स्टैट निकाले गए जो मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक में। तो हमने पाया क्या कि जनसंख्या जैसे कि 1800 एडी में जो जनसंख्या 1 बिलियन के आसपास में थी, लगभग 1 बिलियन के आसपास में थी, उसमें वृद्धि जो 1900 एडी तक क्या देखने को मिलती है, 2 बिलियन। इसी प्रकार जब हम 2000 एडी में देखेंगे, 2000 एडी में देखते हैं, तो यहाँ पे हम वृद्धि देखते हैं 6। ठीक, 2024 अभी देखिए, यहाँ से 1800 से 1900 में एक शताब्दी। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, 2024 तक जो टोटल पॉपुलेशन है वो अराउंड 8 बिलियन तक आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे गैप कितना हुआ, सिर्फ 24 साल का हुआ। यहाँ पे ये 100 ईयर्स के थे। ठीक, उसके बाद हम ऐसे अनुमान किया जा रहा है 48 तक हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो 9 बिलियन होगी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से देखते हैं कि ज्यामितीय तरीके से वृद्धि तो नहीं हो रही है। इसकी आलोचना यहाँ पे की गई कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी आलोचना किस तरीके से हुई, देखा गया कि जो जनांकीय संक्रमण मॉडल था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश हैं, जैसे कि आर्थिक एंड सामाजिक दोनों में पिछड़े हुए जो देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जन्म दर अधिक है, वहाँ मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक साथ देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो नगण्य ही है, लेकिन इसकी ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तो नगण्य देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक किसी भी तरीके का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक, विकास नहीं हो पा रहा है, मतलब जो एक जीवन स्तर है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है, जबकि जनसंख्या वृद्धि नगण्य ही है। ठीक है, अगर इसी क्रम में यहाँ पर मृत्यु दर में कमी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर अगर मृत्यु दर में कमी होती है, इन पिछड़े देशों में जिस जगह पे मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है, वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन चुकी है। वहाँ जनसंख्या विस्फोट तक की स्थिति बन चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में आर्थिक और सामाजिक स्तर पे जो विकास है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर नगण्य है, लेकिन वहाँ पर रीजन कुछ और है। वहाँ पर रीजन ये है कि वहाँ पे ना तो जन्म दर अधिक है, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। अब ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे दोनों में वृद्धि काफ़ी विकसित राष्ट्र हैं ये।
और वही पिछड़े देश जहाँ पे आर्थिक सामाजिक दोनों में कमी है, वहाँ पर जनसंख्या नगण्य है, लेकिन वहाँ पर मानव जीवन का स्तर बहुत नीचे है। लेकिन जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर कम है, जनसंख्या वृद्धि नगण्य है विकसित राष्ट्रों में, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मानव जीवन का स्तर है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इन सब की चर्चा माल्थस ने अपने सिद्धांत में नहीं की थी, जिसकी आलोचना अन्य भूगोलवेत्ताओं ने, अन्य विचारकों ने, अन्य जनसंख्या वृद्धि से संबंधित विचारकों ने अपने अपने सिद्धांतों में की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार ये देखा गया कि जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पहले जनसंख्या में क्या हो रहा था कि वृद्धि होती है तथा बाद में कमी आती है। ठीक है, तथा एक समय के बाद क्या होगी जनसंख्या इन जैसे में होगा क्या, पहले जनसंख्या वृद्धि के जैसे मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या वृद्धि आएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे सामाजिक स्तर में विकास होगा। ठीक है, सामाजिक स्तर में विकास का मतलब होने से संबंध इस बात से है कि मानव जीवन स्तर सुधर रहा है। मानव जीवन स्तर में सुधार होगा तो धीरे धीरे जनसंख्या में कमी आएगी, और धीरे धीरे जब आर्थिक विकास और सामाजिक विकास काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर नगण्य हो जाएगी, और वो प्रदेश ये इस विकसित राष्ट्र में की सूची में आ जाएगा। इस कारण ने बताया कि ज्यामिति तरीके से वृद्धि नहीं होती जनसंख्या में। ठीक है, इन्होंने बताया था कि अपने मान्यताओं में लिया था कि जो लैंगिक आकर्षण है या ये मतलब कि बच्चे पैदा करना, ये एक जैविक आवश्यकता है, यानी कि ये लैंगिक आकर्षण की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बच्चे पैदा करना या अपना परिवार बढ़ाना यह एक मानव की सामाजिक आवश्यकता है। इसे हम सिर्फ जैविक आवश्यकता नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इनकी आलोचना होती है। इन्होंने बताया था कि संसाधन हमारे सीमित है, जबकि हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में तकनीकी माध्यम से हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, अन्य तरीकों से जो खाद्यान्न में वृद्धि है, वो खाद्यान्न में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई देखने को मिली है, तथा खाद्यान्न में विविधता भी देखने को मिली है। सिर्फ खाद्यान्न फसलों पर ही निर्भरता नहीं रह गई है। ब्लू क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मतलब कि जैसे कि जलीय संसाधन हो गए खाने में, मतलब इनका भी काफ़ी हद तक उपयोग होने से जो खाद्यान्न फसलों में मतलब कि जो दबाव था वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिला है। और एक इनकी आलोचना ये की गई कि जो इन्होंने उपाय सुझाए थे उस उपाय में इन्होंने सकारात्मक अवरोध को अधिक महत्व दिया था निवारक अवरोध के स्थान पे, जबकि निवारक अवरोध एक सामाजिक व्यक्ति की, समाज की खुद की एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि समाज का एक अपना दायित्व है जिसको हर समाज का हर व्यक्ति पालन करना चाहता है। हम कब तक किस हद तक इस बात पर निर्भर रहेंगे कि विश्व में कोई युद्ध हो, वैश्विक महामारी आए जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि में कमी हो, ये हर मानव का एक दायित्व है। तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना होती है क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देखने को मिलते हैं कि कुछ सरकारी प्रयास भी किए जाते हैं जिसके माध्यम से जनसंख्या में कमी हो। जैसे भारत में देखते हैं जनसंख्या निवारक सरकारी उपाय किए गए हैं काफ़ी टाइम, वर्तमान समय में भी कुछ राज्यों में लागू है, तो और कोई NGO वगैरह के माध्यम से। तो ऐसे न जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं जो समाज को अवेयर करने, लोगों को जागरूक करने में मदद कर रहे हैं कि जनसंख्या में कमी लाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नवमाल्थसवादी विचारधारा। ठीक, अब ये तो यहाँ की आलोचना हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं कि माल्थस के बाद नवमाल्थसवादी विचारधारा आई थी। नवमाल्थसवादी विचारधारा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।